नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा की संग के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कोहराम मचा रहा है। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में इस बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा रोज ब रोज बढ़ता ही जा रहा है। भारत में भी कोरोना से पीड़ित लोगों की संख्या 21,000 को पार कर गई है। सरकारी आंकड़े के अनुसार गुरुवार को कोरोना पीड़ितों की संख्या देश में बढ़कर 21,393 हो गई है। इस जानलेवा वायरस ने देश में अब तक 681 से अधिक लोगों की जानें ले ली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों की कुल संख्या में करीब 900 से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। बात करें पूर्वोत्तर की तो अब तक स्थिति कंट्रोल में है। मेघालय और असम में हालांकि एक मौतें हो चुकी है। असम में आज एक सप्ताह के बाद एक और कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके साथ ही यहाँ एक्टिव केसेस की संख्या 15 हो गई है। लॉकडाउन का आज 30वां दिन है। हम लगातार दिखा रहे हैं किसान, मजदूर, गरीब वर्ग किस कदर एक एक दिन मुश्किल में गुजार रहे हैं। व्यापार चौपट है। अब तो निम्न मध्य वर्ग भी अत्यावश्यकीय सामग्रियों की किल्लत के साथ ही आर्थिक तंगी से के चलते परेशानी में है। पूरे देश के साथ ही पूर्वोत्तर भारत में कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है सरकारी तौर पर वो बेहद ही काबिल तारीफ है। लेकिन आम लोग, गरीब लोगों के लिए सरकार जो कर रही है वो हकीकत में फील्ड में जिस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो अब तक नहीं दिखी है। अब तो हालात ऐसे हैं कि जंगली जानवरों का भी शिकार करके लोगों को खाना पड़ रहा है। हालांकि ये विवादित विषय है, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि अब जंगली जानवरों को पकड़ा जा रहा है उन्हें खाने के लिए। और जंगली जानवर भी जो है सुरक्षित नहीं है जंगलों में, क्योंकि भारी संख्या में पूर्वोत्तर के जो घने जंगल है वहाँ में लोग ग्रुप बनाकर घुसे हुए हैं। क्या बच्चों, बूढ़ों और बीमार लोगों के लिए सरकार जो व्यवस्था की है वो पर्याप्त है? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज मौजूद है मनोरोग विशेषज्ञ संगीता दत्त, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि जुड़े हुए हैं और हमारे साथ पहली बार आबकारी मंत्री के पीआरओ जनसंपर्क अधिकारी शैलेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में शैलेंद्र पांडे से करना चाहता हूं। आबकारी विभाग जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, खासकर सैनिटाइजर की बात करें और इस तरह की व्यवस्था में लगी हुई है। थोड़ा इस पे फोकस डालिए, उसके बाद चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जी, जैसे सबको मालूम है फरवरी महीने के फर्स्ट वीक से यहाँ पे पूरा विश्व में ये जंग सर गए थे कोरोना का, जो कोविड-19 का। तो उसके असम भी नहीं बचे थे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये था, इंडिया और असम का जो दोनों जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम, दोनों पहले से ही इसको कैसे परिस्थिति को संभाला जा सके उसके लिए ब्लूप्रिंट बना रहा था। तो उस समय असम सरकार का जो गवर्नमेंट ऑफ असम का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने काफ़ी वार फुटिंग स्टेज में जाके वो लोग उसको रुकने के लिए कोशिश कर रहा था। लेकिन उस समय सबसे बड़ी चुनौती आए थे, उसको कोरोना के फाइट करने के लिए सबसे ज़रूरी पहला अस्त्र होता है वो है हैंड सैनिटाइज़र। हैंड सैनिटाइज़र का असम में कमी था, तो हैंड सैनिटाइज़र मिलता भी नहीं था। जो मिलता था वो WHO के गाइडलाइन में या नहीं साइंटिफिक तरीके से नहीं बनता था और दाम भी बहुत ज़्यादा था, 3,000 रुपये के करीब आसपास। तो उस समय स्वास्थ्य मंत्री माननीय हिमंत बिश्व शर्मा और माननीय हमारा आबकारी मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने दोनों ने बैठकर इस मुद्दे पर बात किया था। उस समय परिमल शुक्लबैद्य साहब का और हमारा आबकारी आयुक्त राकेश कुमार साहब का एक इनोवेटिव फार्मूला निकाला, ताकि तब तक लॉकडाउन भी इशू हो चुका था, ताकि लॉकडाउन के समय में जितना भी वो दारू बनाने वाला फैक्ट्री है, लिकर बनाने वाला फैक्ट्री, वो सबको बंद करके और वहाँ से हम लोग हैंड सैनिटाइज़र बनाए जो अच्छा WHO का जो गाइडलाइन है, ताकि तब जाके ये कोरोना से फाइट करने के लिए असम में पहली अस्त्र है, सही है, असम नहीं पूरा वर्ल्ड में पहला अस्त्र है सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर असली वाला। वो डुप्लीकेट बाजार में जो मिलने हैं वो नहीं, असली वाला हैंड सैनिटाइजर जो अभी एक्साइज डिपार्टमेंट ने NHM को जो 3,000 रुपये में मिलने वाला है वो 182 पर लीटर करके, जो 3,000 रुपये लीटर है वो 182 पर लीटर करके पूरे नेशनल हेल्थ मिशन को 5 लाख लीटर दिया है। उसके बावजूद सबसे ये जो जंग था, ये जंग में असम पुलिस का सबसे अहम रोल था। असम पुलिस को भी प्रोटेक्ट करना सबसे ज़रूरी था। असम पुलिस दिन रात मेहनत कर रहा है, आप लोग देख रहे हैं, पूरा सरकार के लिए दिन रात वो लोग मेहनत कर रहे हैं ये लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए। या लॉकडाउन सफल बनाना नहीं है, ये आम आदमी को सुरक्षा का बात था। तो उस समय उस मुद्दे को देखते हुए वो असम पुलिस को भी हम लोग ने हैंड सैनिटाइज़र 182 रुपीज़ में कम से कम 2 लाख लीटर देने की व्यवस्था किया है। और उसके बावजूद भी हम लोग और क्या किया, डिपार्टमेंट वाले ने हम लोग
11 नंबर्स ऑफ जो हैंड सैनिटाइजर बनाने वाला जो कंपनी लिकर कंपनी को हैंड सैनिटाइजर बनाने में हम लोग लगाए थे ऑर्डर दे के, तो उन लोगों से हम लोग CSR कराया, मतलब ताकि हम मुफ्त में बांट सकते हैं। जो जैसे मीडिया लोग हैं, हम लोग का जो मीडिया का फ्रंट लाइन में वो लोग भी वॉरियर का काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर लोग हैं, जैसे नर्स है, जैसे हम लोग का कुछ वॉलंटियर है जो वो लोग आगे आके जिसको प्रयोजन है उसको हेल्प कर रहा है, और साथ ही साथ पुलिस भी है और स्वीपर और क्लीनर है। तो इन लोगों को हम हेल्प करने के लिए CSR तरीके से अभी तक हम लोग 8000 लीटर का हम लोग हैंड सैनिटाइजर मुफ्त में बांटा है। उसको हर असम में हर कोने में हम लोग पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट से NGO के थ्रू, MLA के थ्रू, पार्टी कार्यकर्ता के थ्रू हो या और कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल के थ्रू हम लोग ये इसको बांट रहे हैं, और इसको कंप्लीट फ्री। जो 3000 रुपया मार्केट में है वो अच्छा भी नहीं है, लेकिन हमने जो बना के दिया है वो फ्री में बांट रहा है, ताकि जो ड्यूटी में जाते हैं निकल के उन लोग को तो साबुन पानी कहाँ मिलता है। घर में बैठने वाले आदमी के लिए हैंड सैनिटाइजर नहीं है, वो हैंड सैनिटाइजर हम लोग बनाए हैं जो हम लोग के लिए रास्ते में जाके आगे आके हम लोग के लिए ये युद्ध में खड़ा हुआ है, फ्रंट लाइन वॉरियर बन के। उन लोग को प्रोटेक्शन के लिए उन लोग को साबुन पानी कहाँ मिलेगा, तो वो हैंड सैनिटाइजर सैनिटाइज करना पड़ेगा, तो उसके लिए उन लोग को हम ये व्यवस्था किया है। जी हाँ, बिल्कुल। स्वास्थ्य विभाग के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट की जो भूमिका है उसकी सराहना सभी कर रहे हैं। हैंड सैनिटाइज़र जो मार्केट में तो बीच में रवि जी शुरुआती दिनों में 3 गुने दामों पे बेचे जा रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं कि हेल्थ डिपार्टमेंट और एक्साइज डिपार्टमेंट अब तक अच्छा काम कर रही है। और उसके बावजूद हम लोग एक सेकंड लेता हूं, हम लोग ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसेंशियल कमोडिटी को अनाउंस करके ये हैंड सैनिटाइजर को 500 रुपया पर लीटर उससे ज़्यादा नहीं लेने के लिए नोटिस निकाला है। उसके बाद हम लोग असम में क्या किया है, हम लोग भी गुवाहाटी में, खास करके गुवाहाटी में हैंड सैनिटाइजर को पब्लिक प्लेस में, ताकि पब्लिक कोई जाके खरीद सकते हैं, उसके लिए हमने 2 जगह में ये हैंड सैनिटाइजर बिक्री करने का अभी तक प्रबंध किया है। और भी कोई आगे आ सकता है, हम लोग से परमिशन ले सकते हैं। अभी बेलतला का लक्ष्मी मंदिर के पास JDDA सुपर मार्केट में और विपणन क्षेत्र है जो 6 माइल कला क्षेत्र में, ये दोनों में हम लोग किया है। और उसमें जो 500 रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्राइस है उससे भी 50 रुपये कम में आप लोग खरीद सकते हैं। बिल्कुल, हम इस पे बात करेंगे। और एक्साइज डिपार्टमेंट की बात करूँ तो दुनिया में शायद कोई भी सरकारी ऐसा विभाग नहीं होगा जिसका विरोध होता है, पब्लिक विरोध करती है, और एक्साइज डिपार्टमेंट का विरोध करते हमने कभी नहीं देखा है। ये बहुत सहयोग करते हैं जनता। रवि जी, एक्साइज और हेल्थ डिपार्टमेंट को छोड़ के हम अगर कृषि विभाग को भी देखते हैं, कृषि विभाग में आज भी हम अपने न्यूज़ में दिखा रहे हैं तो किस तरह से किसान खेतों में रो रहे हैं, उनका फसल सड़ रहा है। क्या सरकार जो है या कृषि विभाग के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो किसानों का उत्पाद वो सीधे खरीद सके? क्या इस वक्त इतना भी नहीं कर सकती है कृषि विभाग? नहीं, देखिए वो संभव नहीं है, क्योंकि ये जो लॉकडाउन हुआ और इतनी सारी सब्जी तो लॉकडाउन का इंतज़ार नहीं करेंगे, उनके लिए लॉकडाउन का कोई मतलब ही नहीं है। और वो प्रोडक्शन जो है, जो खेतों से है, वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंच रहा था। और ऐसी सब्जी तो 2-3 दिन के अंदर में ख़राब होने लगती हैं, और इतने बल्क में, और वैसा कोई मैकेनिज्म पहले से तय नहीं था। लॉकडाउन अचानक घोषित हुआ है। हाँ, अब आप देख रहे होंगे एग्रीकल्चर विभाग को लगातार उस दिशा में प्रयास हो रहा, और कोशिश ये है एग्रीकल्चर विभाग की, जैसे कि मेरी बातचीत हो रही थी, कि अगला जो पैडी सीजन है उसको कैसे बचाया जाए। क्योंकि असम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर धान सबसे प्रमुख खेती है। तो अगर अभी हम समय पर बिचड़ा तैयार नहीं होगा, समय पर बीज नहीं मिलेगा, तो फिर किसान खेत में धान के पौधे लगाएंगे कैसे? धान का पौधा तो रीप्लांट करना पड़ता है। उस दिशा में काम हुआ है। लेकिन ये सही है कि ये जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की जो भूमिका, ये हमेशा से मैं देखता हूँ कि इसका काम जस्ट खाली टैक्स लेना है। किसानों के लिए मार्केटिंग बोर्ड की मैंने बहुत ज़्यादा कोई व्यवस्था नहीं देखी है। एग्रीकल्चर विभाग अपने स्तर पर काम कर रहा निश्चित रूप से, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर शैलेंद्र जी हैं, इनके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भी चूँकि लॉकडाउन भले ही उसमें कुछ और ढेल दिया जाए, लेकिन कोरोना का खतरा अभी बना हुआ है। तो जो WHO के मानदंड के तहत जो सैनिटाइजर तैयार किया गया है, गुवाहाटी में कई जगहों पर अब मिल रहा है, मैंने भी खरीदा था 550-500 रुपये में आधे लीटर का।
अब वो मैं जब मेडिकल शॉप में जाता हूँ तो वही 250 रुपये में मिल रहा है। तो ये सैनिटाइजर ज़्यादा से ज़्यादा दुकानों तक खास करके लेके देखिए, लोग फार्मेसी, आपका 2 सेंटर हो गया, हर कोई कौन जाएगा तरुण नगर से या एबीसी से या क्रिश्चियन बस्ती से आदमी खरीदने, और साथ में पुलिस का डंडा वहां खाएगा। तो हर फार्मेसी में अगर इसको उपलब्ध करा दिया जाए तो ये लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। हर कोई, चूंकि WHO का मानदंड के अनुसार ये तैयार किया गया है और लोग खरीदेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्री में आप कितना बांटेंगे, तो लोग जो दूसरा सैनिटाइजर खरीद रहे हैं वो ये अच्छा वाला सैनिटाइजर खरीदेंगे। इस दिशा में आपके विभाग अगर कुछ करता है तो मुझे लगता है कि पब्लिक को बहुत मदद। जी हाँ, बिल्कुल। मैं उसी क्वेश्चन पे आता हूँ। अगर एक्साइज डिपार्टमेंट समाधान ढूंढ सकती है, अगर हेल्थ डिपार्टमेंट समाधान ढूंढ सकता है, तो क्या कृषि विभाग के पास कोई अभी तक मैकेनिज्म क्यों नहीं है? हमने अगर कृषि विभाग और आबकारी कृषि विभाग और जो है आपका आपूर्ति विभाग है, ये मीटिंग कम करके ग्राउंड लेवल पे काम ज़्यादा शुरू करें तो बेहतर नहीं होगा? हम तो अभी देख रहे हैं कि वो मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग पे मीटिंग लिया जा रहा है, डीसी के साथ लिया जा रहा है, सर्किल ऑफिसर के साथ लिया जा रहा है, लेकिन नतीजा हमें देखने को नहीं मिला। किसान बदहाली में है। वो लोन लेके जो जिन्होंने किसान किया उनकी स्थिति क्या होगी, उनके लिए आगे क्या योजना है? सिर्फ 1000 या 2000 दे देने से तो समाधान नहीं होने वाला इसका। मुझे लगता है कि कृषि विभाग को एक प्रपोजल भी तैयार करना चाहिए कि जिन, आपने जो सवाल उठाया कि जिन किसानों ने लोन लेकर खेती की थी और उनकी फसल अच्छी खासी थी, लेकिन फसल जब बर्बाद हो गई है तो उनको कैसे राज्य सरकार को वो प्रपोजल दे, और मुझे लगता है कि कृषि मंत्रालय भी है, उन तक अगर ये बात पहुंचे तो उस किसानों तक कैसी मदद मिले। रही सब्जियों का मेन प्रॉब्लम हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन, और अभी तो ये हो गया है कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में सब्जी जा नहीं पा रही है। कई जगह मैं तो देख रहा था भाजपा विधायक प्रशांत फूकन का वो बयान कि दूसरे ज़िले से खास करके, हालांकि उनका इशारा था जहां पर कोरोना का इन्फेक्शन ज़्यादा है गोलाघाट का, तो उस जगह से सब्जी नहीं आए। अब दरंग की सब्जी अगर वो अपर असम में पहुंची है तो उसका भी विरोध हो रहा है। तो ये जो सब्जी का कैसे वितरण हो और कैसे हो, उसमें एक बड़ी समस्या है और लोग कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, इच्छा शक्ति भी जो दिखनी चाहिए ऑफिशियल की, और जिस ढंग से उनको काम करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये जो आपका आपूर्ति मंत्री है, आपूर्ति जो विभाग है, इसका तो इसकी कोई भूमिका ही नहीं दिख रही है। आपने सही कहा कि जो एक पकड़ होनी चाहिए, एसेंशियल कमोडिटीज़ हों, दूसरी चीज़ें हों, कि खाद्य और आपूर्ति विभाग जिस ढंग से उस पर काम करना चाहिए, ये तो मैं शुरू से ही देख रहा हूँ। उनका अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है, ना तो उनको अपने अधिकारियों उन्होंने तो के बराक साथ। घाटी में 4 दिन पहले यहाँ तक कहा कि दाम क्यों बढ़ते हैं मुझे पता नहीं, वो बाहर से बढ़ के आता है, इसमें सरकार का कंट्रोल नहीं है, ऐसी स्थिति है। शैलेन पांडे, मैं संगीता दत्त आपके पास आऊँगा। मैं शैलेन से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। आप सैनिटाइजर पहुँचा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों तक अगर सरकारी मैकेनिज्म को और NGO को इन्वॉल्व करते हुए आप ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाएँ या पहुँचा रहे हैं, इसके बारे में जो हमारे माननीय रवि जी ने भी उठाया है। तो हमने लगातार जो भी कोई आदमी मिलता है हम सबको बोलते हैं, मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है 9435537845। सिर्फ यहाँ पे एक एप्लीकेशन छोड़ दीजिए आप कि मेरा दुकान में ये हैंड सैनिटाइजर आप लोग का उपलब्ध करना है, कम दाम में जो गवर्नमेंट का सब्सिडाइज रेट में बिकना है। वो करते करते मैं गुवाहाटी में कम से कम 5 सेट हो फार्मेसी वाले जो अपना जानकारी है उन लोग को बोल रहा हूँ, लेकिन वो लोग आगे क्यों नहीं आता है? इसमें उन लोग का मुनाफा थोड़ा 1 लीटर में 50 रुपया है, लेकिन उसमें 1 लीटर में 300 रुपया है। लेकिन उसमें भी जो लोग समाज सेवा के तरीके पे आना चाहता है, जैसे नयन भट्टाचार्य जो है आपका वो विपणन क्षेत्र, वो आके वो खुद ही बात करके ले लिया। और है सुशील तामुली, वो भी JDD मार्केट का सुपर मार्केट लक्ष्मी, वो भी आके खुद ले लिया। और बाकी जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हम लोग जैसे आईना बोल के एक NGO है, बहुत सारे NGO है, एंटी ड्रग्स प्रोहिबिशन काउंसिल का भी कर रहा है काम, और बहुत सारे NGO है। और खास करके मैं खुद जर्नलिस्ट था, 18 ईयर जर्नलिज्म किया हूँ, तो मेरा पूरा असम का सब जर्नलिस्ट लोगों से मेरा एक कनेक्शन है। तो वो लोग खुद मुझे फ़ोन करके डिब्रूगढ़ से, नाहरकटिया से, बुकाखात से, दरंग से, हर जगह से, धुबुरी से, हर जगह से हमें फ़ोन करके बोल रहा है कि सैनिटाइजर भेजिए। तो उन लोग से मैं व्हाट्सअप में ही एक रिक्वेस्ट ले लेता हूँ, उस रिक्वेस्ट को मैं फॉर्मली गवर्नमेंट से अप्रूव करवा के तुरंत होता है। वो 1 मिनट के अंदर में फॉर्मेलिटी पूरा हो जाता है,
कोई उसके लिए ज़्यादा तो नहीं, मेरा नंबर में व्हाट्सअप करना है और फॉर्मेलिटी करके वो लोग डीसी के पास या एसपी के पास बात करके गाड़ी भेजता है और हम लोग यहाँ से सैनिटाइजर भेज देते हैं। और उससे भी हम लोग इसके आपके थ्रू आज अपील करते हैं, हम लोग का जितना भी ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री को हम लोग का जो है कैबिनेट मीटिंग हुआ था असम सरकार का, वो कैबिनेट मीटिंग में भी फैक्ट्री वाले को जो उसको मार्केट में उपलब्ध करने के लिए, मतलब ये हैंड सैनिटाइजर ओपन मार्केट में भी उपलब्ध हो, उसके लिए भी उन लोग को लिए उसको डिसीजन लिया है कि उसको लिए रूल बना के आगे आ जाए। जी हाँ, बिल्कुल अच्छी बात कही। और मैं चाहूँगा कि हमारा जो पैनल प्रोड्यूसर है वो आपका नंबर एक बार ज़रूर फ्लैश करेंगे। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, हमारा नंबर 9435537845, PRO टू एक्साइज मिनिस्टर असम। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें आप लोग एक सिर्फ एप्लीकेशन डाल दीजिए। जी हाँ, ये मैं अपने प्रोड्यूसर से बोलूँगा कि वो नंबर को फ्लैश करे ताकि कम से कम सैनिटाइजर इस मुश्किल की घड़ी में आसानी तक लोगों तक पहुँचे और कम कीमत पर पहुँचे। और एक बार फिर कहता हूँ मैं, एक्साइज विभाग का आज तक किसी ने विरोध नहीं किया है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। संगीता दत्त, हाँ जी, 30वां दिन है लॉकडाउन का। हाँ जी, और लोग 30 दिन तक जो वायलेशन करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ जी। लेकिन जो सरकारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए लगातार 30 दिनों तक है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार से बिछड़े हुए हैं और घर में है, माँ के पास बेटा नहीं है, पिताजी के पास बेटी नहीं है, मतलब बेटा बेटी उनके पास नहीं है, दूर कहीं पे फंसा हुआ है। एक मानसिक चिंता तो बन ही रहती है। बिल्कुल। हालांकि सरकार कुछ व्यवस्थाएं कर रही है, इसमें वक्त जरूर लगेगा। तो ये जो मानसिक, अभी जिस दौर से ये लोग गुजर रहे हैं, हम पहले भी चर्चा कर रहे हैं, किया था हमने, लेकिन आपसे एक बार फिर, ऐसे जो पेरेंट्स हैं या ऐसे जो बच्चे हैं जो अपने परिवार से बिछड़े हुए हैं, उनको इस वक्त किस तरह से अपने को मानसिक तौर पर मजबूत करना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन अभी 4-5 दिन तक चलेगा, उसके बाद शायद और बढ़ेगी। तो एक बार आपसे, चूंकि आप मनोचिकित्सक है, चीज़ों को अच्छी तरह से समझती है, ममता की बात है, पितृत्व की बात है, लगाव की बात है, बिछड़े हुए हैं लोग, तकलीफें तो हो रही है, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? एक्चुअली धैर्य और समझ की ज़रूरत है। ये बिल्कुल इसमें ये बहुत ही तकलीफदायक है कि बहुत लोग घर से बाहर है, लोग आपस मिल नहीं सकते। माँ जो है बच्चे से नहीं मिल पा रही है, बच्चे भी बाहर, स्टेट से बाहर भी है काफ़ी सारे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे ये सिचुएशन बिल्कुल क्या बोलूँ मैं, आसान सिचुएशन तो परिस्थिति तो है नहीं, लेकिन क्या है, अब तो 30 दिन गुजर चुकी है। तो इसी दौरान हर एक इंसान, जो आम इंसान होता है, तो एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है मन का। तो अपने आप पहले तो इंसान समझ ही नहीं पा रहा था क्योंकि लॉकडाउन सडनली हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, जब लोगों को समझ में आ रहा है कि कोविड-19 क्या है, देश भर में क्या परिस्थिति है, राज्य में क्या परिस्थिति है, पूरे विश्व में क्या परिस्थिति है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो लोग समझ रहे हैं तो कुछ लॉजिकल थिंकिंग भी उनके दिमाग में आने लगा है। और जब इंसान लॉजिकली सोचता है, समझता है, तो उनको ये समझ में आ जाता है कि अगर बच्चा बाहर है या अगर कोई घर नहीं आ पा रहा है तो उसी में उसी का भलाई है। अगर वो आता है तो शायद वो बीमार हो सकता है या कुछ और कॉम्प्लिकेशंस में वो आ सकता है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं, हर एक को समझा रहे हैं और हर लोग समझ भी रहे हैं कि जो जहाँ है वहीं रहे जब तक लॉकडाउन हो, क्योंकि इसी में सभी का भलाई है। जो लोग बाहर काम करने जा रहे हैं इसीलिए काम करने जा रहे हैं क्योंकि वैसा करने से ही बाकी लोगों का भलाई होता है, वो ड्यूटी पे जा रहे हैं। और जो लोग घर पे हैं इसीलिए घर पे हैं लॉकडाउन पे, क्योंकि वही करने से सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए अच्छा है। तो इसमें अगर एक लॉजिकल थिंकिंग आ गया है तो इंसान कोप करना सीख जाता है। उसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगी कि जितना हो सके अपनों के साथ बातचीत करना, कांटेक्ट में रहना एक बहुत बड़ी रिलीफ हो सकती है। आजकल तो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, डायरेक्टली टेलीफोन पे भी बात कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन हर एक के पास होता ही है। तो जितना हो सके बातचीत करते रहना है, पॉजिटिवली बात करना है। ये नहीं सोचना है कि ऐसे हम लोग बंद पड़े हैं, लेकिन ये सोचना है कि आगे शायद कम दिन है, बहुत जल्द हम लोग मिलने वाले हैं। और जैसे कि आपने कहा, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि 7 दिनों बाद आज धुबरी
फरवरी में फिर एक नया कोविड-19 पॉजिटिव केस के बारे में हम लोग को पता चला है। तो हमें पता नहीं है 3 तारीख तक क्या होगा एग्जैक्टली। हाँ, 2 कंट्रोल में है सिचुएशन, तो ये मान के चलना है कि आगे क्या होने वाला है हमें पता नहीं है। फिर भी पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि काफ़ी हद तक कंट्रोल में है सिचुएशन, और इसी तरीके से अगर हम लोग सब जो गाइडलाइंस है सरकारी मान के चले तो बहुत जल्द हम लोग एक दूसरे से मिल पाएंगे। इसके अलावा जो जहाँ है बहुत सारे लिमिटेशंस है, लेकिन वहीं पर उन लोगों को डेली एक जो अगर उन लोगों को पता है मेडिटेशन करना है, योगा करना है, फिजिकली एक्टिव रहना है, घर का काम करना है, किचन में वक्त बिताना है, बच्चों के साथ वक्त बिताना है। जो बच्चे बोर हो गए हैं उनको थोड़ा इंटरेस्टिंग जैसे कि लूडो हो, चेस हो या ड्राइंग हो, जिसमें उसका रुचि हो, तो उसको उस तरीके से बिजी रखना है। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हर एक इंसान को इसको एक खाली एक नेगेटिव तरीके से नहीं लेना है। ये सोचना है कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो घर पे लॉकडाउन में है कि एक दूसरे से मिले अपॉर्चुनिटी है और संबंध जो है जी हाँ। वो संबंधों को और अच्छा करे, मजबूत करे घर पे, जैसे कि बच्चों के साथ पेरेंट्स का, और जो बाहर भी है। ये एक्चुअली लॉकडाउन हमें धैर्य और टॉलरेंस जो हम लोग बोलते हैं, पेशेंस, ये भी सिखाती है। जी हाँ, बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि शायद इस जिंदगी में आपको ये मौका ना मिले कि आप घर में रह के एक जंग लड़ रहे हैं और इस समय का सदुपयोग कर रहे हैं, और जो आपके रिश्ते की गहराई है उसको बढ़ा रहे हैं, बच्चों के साथ समय बिता रहे हैं। और रवि जी, आज विश्व ग्रंथ दिवस भी है, तो इस मौके को भी लोगों को समझना होगा। विश्व ग्रंथ दिवस और आप लॉकडाउन में हैं, किताबों के प्रति जो रिसर्च आए थे पिछले 10-15 सालों में, किताबों के प्रति खासकर युवा पीढ़ी की जो रुझान है वो कम हुई थी। ये एक अच्छा मौका है। नहीं, आप किताब किसको मानते हैं, मेरा ये है। जो आपने रुझान बताया ना कि कमी हुई है, रुझान में कमी नहीं आई है, रुझान बढ़ा है, माध्यम बदल गया है, पढ़ने की आदत बढ़ी है युवा पीढ़ी में। अब क्या है कि वो हम लोग जो एक ट्रेडिशन था कि पान बाजार या जहाँ भी अच्छी किताबें मिलती थी, दिखती थी, ले आते थे, उसको पढ़ते थे। अब कैंडल आ गया है, अब वेबसाइट पर आप जाइए, तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं। अब एक तरह से कहिए कि इलेक्ट्रॉनिक किताब, इलेक्ट्रॉनिक बुक, ई बुक उसको ज़्यादा कहते हैं, ई बुक के प्रति, और लोग पढ़ रहे हैं उस पर। किताबों का एक अपना महत्व है। आज के दिन में मैंने ये देखा है, फेसबुक पर भी मैं देख रहा हूँ, कई सारे लोग किताब लेकर कभी प्रेमचंद की कहानी, कभी काशीनाथ सिंह की कहानी, पूरी कहानी, कोई कविता पढ़ रहा है, लाइव कर रहा है, और लोग एक बार फिर से जो किताबों पर जो धूल जम गई थी उसको साफ कर रहे हैं, धूल को साफ किया है, और बहुत हद तक धूल साफ हो गई। और बहुत लोगों को जो है किताब जब वो ढूंढ रहे हैं, पुराने किताबों में बहुत से ऐसे पन्ने भी निकल रहे हैं जो फ्लैशबैक में चले जाते हैं, ये अलग बात है। और अच्छा भी है मेरे ख्याल से, स्मृतियां जी हाँ बिल्कुल, और वापस आ रही है, और पढ़ने का मौका मिला है क्योंकि लोगों के पास काफी वक्त है अब। और इसीलिए मुझे लगता है। लेकिन एक चीज संगीता जी ने कहा कि ये जो लॉकडाउन की वजह से, देखिए कहीं ना कहीं एक मानसिक दबाव तो हर कोई महसूस कर रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस कर रहा हूँ, जबकि मेरे साथ कोई एकांतवास नहीं है, लेकिन मैं तो ये प्लान कर रहा हूँ कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, स्थिति सामान्य होगी, मैं एकांतवास में कम से कम 1 सप्ताह के लिए जाऊँगा। ये जो लगातार हर मिलने वाले को संदेश मैं देख रहा हूँ, पता नहीं संगीता जी कहाँ से आ रही हैं, शैलेंद्र जी कहाँ से आ रहे हैं, कौन यहाँ से क्या लेके, मेरा भी एक ही हाल है। हर कोई एक दूसरे को संदेह से देख रहा है। बिल्कुल, वो जो तपाक से मिलने की चीजें थी वो अचानक गायब हो गई। हमारी पूरे जीवन की शैली बदल रही है, हमारी आदतें बदल रही हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो हमारी एक मानसिक बुनावट थी उसको हर्ट कर रही हैं, उसको प्रभावित कर रही हैं। और मेरे ख्याल से रवि जी कहते हैं कि जब कहने में थोड़ा बुरा लग रहा है, जिन बच्चों के माता या पिता बहुत कम उम्र में गुजर जाते हैं तो वो जल्दी मैच्योर्ड हो जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से भी बहुत से बच्चे मैच्योर्ड हो गए होंगे शायद, या मैच्योर्ड होने के प्रोसेस में है, क्योंकि खाली बच्चे ही नहीं, जिंदगी इतनी आसान नहीं है, एडल्ट्स भी। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपसे सहमति रखता हूँ। लेकिन मैं बच्चों की बात इसलिए कह रहा हूँ
कि उन्होंने ये ऐसा सिचुएशन कभी देखा नहीं था, बड़ों ने भी नहीं देखा था, लेकिन जिंदगी बड़ों ने उनसे ज़्यादा देखी है। तो जिंदगी की मुश्किलात में खुद को कैसे संभाले, कम से कम ये तो वो सीख ही रहे हैं। शैलेन जी, आप पत्रकारिता से भी जुड़े हुए थे लंबे समय तक, आपने बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में भी गया है। उस समय जो किसानों की समस्याएं थी और आज जो किसानों की समस्या है, क्या आपको लगता है कि थोड़ा फर्क पड़ा है इसमें? हाँ, एग्जैक्टली। उस समय में क्या था, हम जब कर रहे थे उस समय में पीएनटी लाइन था और मोबाइल लास्ट मोमेंट में आया था। मैं जब सो रहा था उस समय में वीडियो व्हाट्सअप वो सब आ रहा था, वीडियो कॉलिंग या व्हाट्सअप। मैं जब जर्नलिज्म सो रहा था तो उस समय में पीएनटी लाइन था। वो पीएनटी लाइन गांव में एक ही होता है या नहीं भी होता है, तो अभी कम्युनिकेशन सिस्टम एकदम आसान है। तो इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम तो आसान हो हाँ, गया, लेकिन तो किसानों की जो मूलभूत वही समस्या मैं बोल रहा हूँ, मतलब आपको कम्युनिकेशन सिस्टम को यूज करना पड़ेगा। आप अगर कम्युनिकेशन सिस्टम को यूज करके उनका फायदा उठा के अगर किसान अगर आगे आएगा, एक गांव का किसान दूसरे गांव का किसान से मतलब कम्युनिकेशन करेगा और उसके थ्रू अगर वो लोग आगे जाएगा और डिपार्टमेंट के थ्रू भी उन लोगों को मोबाइल नंबर दिया जाएगा, मतलब इसमें इस एरिया के लिए ये गांव पंचायत के लिए ये नंबर, ये गांव पंचायत के लिए ये गांव के लिए ये नंबर, इसमें ये फसल निकलता है। चैनल, आप सरकारी तंत्र की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि किसान जो आज से 20-25 साल जिस मूल समस्या से जूझ रहे थे, क्या उसमें कोई परिवर्तन आया है? क्योंकि 20 साल पहले भी जो सरकारी बीज मिलता था तो पटान को तो धान में पटान निकलता था, आज भी वही हालत है। क्या, चूंकि असम कृषि प्रधान राज्य है, भारत कृषि प्रधान देश है, पूरा पूर्वोत्तर जो है कृषि पर निर्भरशील है। हाँ, डेफिनेटली उसमें एक दो तो ऐसा भी उदाहरण है जहाँ जाके वहाँ से अच्छा भी रिजल्ट आ रहा है। लेकिन ज़्यादातर आप जैसे बोल रहे हैं, ज़्यादातर आपका बात भी सही है, ज़्यादातर आदमी लोग उसमें फंस जाता है, मतलब फंस ही गया। मतलब मान लीजिए किसी से एक बीज ले लिया, वो गवर्नमेंट का स्कीम है, उसके बाद और शायद जी हाँ, शायद यही वजह है कि आज असम जो युवा पीढ़ी है, युवक है, देश के युवक है, 18 से 30 साल 35 साल के जो यही लोग बात होते हम हैं, बोल रहा है जो लोग हैं वो हमारे इसीलिए पास हम लोग को लाल बहादुर शास्त्री जैसा बनना मेन पावर पड़ेगा। है, लेकिन वो आज बेंगलुरु में, केरला में जाके 8-10 हजार में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। हाँ। और आज मुश्किल में है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। कोरोना से हम जंग लड़ रहे हैं, हर स्तर पर लड़ रहे हैं, और लड़ाई का सबसे अच्छा जो माध्यम है वो है कि आप घर में रहे, सेफ रहे। लेकिन कई समस्याएं भी अब सामने उभर कर आई है। संगीता दत्त हमारे साथ बनी हुई है, मनोरोग विशेषज्ञ। ब्रेक से पहले हमने बात किया था। अभी मैं संगीता आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देश में किसानों की हालत कभी भी ठीक नहीं रही है। सरकार वोट लेने के समय वादे जरूर करती है, और किसानों की आत्महत्या का जो ग्राफ है उसमें भी कमी नहीं आई है। कहीं ना कहीं किसान परेशान है। तो चूंकि आप मनोरोग विशेषज्ञ है, तो ऐसे में मान लीजिए पिता को उसने देखा, एक बेटे ने देखा वो खेतीबाड़ी करते हुए, और जो हालात देखे उसके बाद वो फिर खेतीबाड़ी में नहीं जाएगा। एक कृषि प्रधान देश के लिए ये बेहद ही एक नकारात्मक बात है, क्या कहेंगी? बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और जैसे कि आपने बोला, तो अभी तो क्या है कि अभी जो परिस्थिति है इसमें तो मुझे लगता है कि किसानों की जो हाल होगी और वो और भी खराब होगी, क्योंकि अभी तो बातचीत इसके बारे में डिस्कशन समीक्षा है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल, कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है जिससे किसानों की हालत में कुछ सुधार आए। तो काफ़ी सारी ऐसे साग सब्जियां हैं जो ख़राब हो गई है। काफ़ी किसान लोन भी ले चुके हैं, वो वापस नहीं कर पाएंगे वो लोग, तो उनका हालत बहुत ख़राब है। पहले से ही ख़राब थी, अभी और भी ख़राब हो गई है। और आगे जाके अभी अगर कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स सरकार ना ले, कुछ ऐसी मशीनरी को अगर सरकार डेवलप ना करे, तो आई एम अफ्रेड, डर लगता है बोलने में, लेकिन काफ़ी किसानों को और उनके परिवारों को मानसिक समस्या से गुजरना पड़ेगा, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, और हो सकता है कि काफ़ी हद तक सुसाइड रेट्स भी फिर से बढ़ेंगे। तो ये हम रोक सकते हैं अगर अभी हम लोग, क्योंकि ये एंटीसिपेट कर रहे हैं, हम जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो अगर जो सरकार किसानों के उन्नति के लिए या उनका अगर हाल थोड़ा सुधारने
के लिए कुछ स्टेप्स ले, कुछ मशीनरी डेवलप करे, कुछ स्ट्रैटेजीज डेवलप करे, तो बिल्कुल इसमें सुधार आ सकती है और ऐसा करना चाहिए। जी हाँ, और असम में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि असम का जितना ज़्यादातर किसान है, मेन स्ट्रीम का असम का जो मेन असम का आदमी लोग है, उन लोग ज़्यादातर समय आपका हरिनाम कीर्तन में व्यस्त रहते थे। तो इस समय में एक्चुअली ये फसल उगाने के टाइम का था, लेकिन अगर उन लोग को आपके थ्रू अगर आप मोटिवेट करेंगे कि अभी इस समय में ऐसा कोई आए उनके दिल में, तो वो लोग हरिनाम करके, ये जो शंकरदेव ने जो हमको रास्ते दिखाया है उसी हिसाब से चल के ये संकट का टाइम पार करने के बाद, और जैसे आपने बताया है हम भी सरकार को बताएंगे, सरकार के प्रतिनिधि को, कि जाके कि मतलब ये एक सिस्टम बना सके, सिस्टम के थ्रू इस सब का जो मतलब ग्राम एरिया में जो हम लोग का जो ग्राम्य अर्थनीति का जो मूल खुटी है, उन लोग को हम लोग सुरक्षित कर वो रखें। बहुत जरूरी होगा, क्योंकि उनका इनकम नहीं हो पाएगा तो परिवार। हमारे साथ इस वक्त डिब्रूगढ़ से अपर असम के ब्यूरो चीफ रिपुंजय दास जुड़ चुके हैं। मौसम ने करवट ली है, बोरदोसिला कहते हैं, बिहू के वक्त आए थे और बोरदोसिला शायद वापस भी लौट रही है। तूफान की वजह से, ओले की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। रिपुंजय ने आज कई इलाकों का दौरा किया था। रिपुंजय, आंधी तूफान के किसान परेशान है, गरीब लोग परेशान है, ऊपर से मौसम की मार भी झेल रहे हैं लोग। सरकारी तंत्र की हम रोज बात कर रहे हैं, किसानों को किस तरह से मदद की जा रही है, गरीबों के लिए किस तरह से राशन या राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, क्यों लोग गिरफ्तार हो रहे हैं इस प्रोसेस में, इस पर बात करेंगे। लेकिन आप बताइए कि ये जो तूफान आया हालिया, इससे कितना नुकसान हुआ है? आपने कई इलाकों का दौरा किया आज। रंजीत, देखिए, ये एक डबल ब्लो बोल सकते हैं आप, क्योंकि पहले ही लोग ध्वस्त हो चुके हैं। असम की जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है पूरा असम का, वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो चुका है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट लाइव नहीं कह रहे, ये खुद असम के एग्रीकल्चर मिनिस्टर अतुल बोरा का कहना है। तो इसको रिवाइव करने के लिए अभी बहुत ही लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज चाहिए। इस बीच ये जो आंधी और तूफान का जो दौर है, इसके चलते जैसे किसानों की जो भी कुछ बचा कुचा था और जो भी कुछ अभी फिर से उगने लगा था, वो भी सब कुछ बर्बाद हो गया है। कम से कम आज हमने जो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के विभिन्न जो इलाके, खास करके नाहरकटिया जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस तरह बड़ा ही तबाही मचाया है। वहाँ में तूफानों ने गांव के गांव उजड़ चुके हैं उनके। यहाँ तक कि जो ये तामुल पान का जो गाछ है वो भी गिर चुके हैं, बांस का गाछ है वो भी गिर चुके, ये भी बहुत लॉस है। यहाँ एक हमारे साथ प्रतिनिधि है, उनसे जुड़ना चाहेंगे। किस तरीके का लॉस हो रहा है लोगों को, आप देख रहे हैं, आप भी एक वैसे ही गांव से हैं, क्या बताएंगे? हम जो है टेंगाखाट डिहिंग किनार नेपाली गांव उधर का बिलोंग करता है हम। तो वहाँ में जो हालात देखा है आज में जाके, तो वहाँ का हालत इतना गंभीर है सर, मतलब कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। जितना तामुल का जो बागान था, कम से कम नहीं भी होने से कम 15-20 हज़ार गाछ पूरा तोड़ फोड़ दिया गया है। कल जो रात 8:10 पर जो आंधी तूफान आई है, उसके चलते जितना घर रहा वहाँ का कम से कम 140 से 160 घर रहा, टोटल तबाह हो चुका है। आदमी सब रोड पर निकल आया है। हाँ, पूरा खेत का अंदर में कोई तिरपाल एक भी नहीं है कि वो लोग रहने के लिए, पूरा रात भर ऐसे गुजारा। उस टाइम खाना का टाइम था, खाना भी नहीं खा पाया। जितना आदमी सब भूखा सोया। अभी तक हम जाके जो देखा है, हमारा दिल से इतना रोया हम वहाँ पर कि आदमी का हालत देखे, आदमी इतना मजबूर हो गया कि छोटा छोटा बच्चे को लेकर सब भूखा सो गया है। अभी तक कुछ सरकारी कल तरफ रात से तूफान या आई तो थी, उधर प्रशासन में की तूफान तरफ की वजह से भारी कुछ तबाही भी नहीं मिला है वहाँ पर। उनसे पूछिए कि क्या प्रशासन की ओर से वहाँ पे कोई लोग गए हैं, क्या कितना नुकसान हुआ है, आंकड़ा लिया है, कितने लोग बेघर हुए उसका आंकड़ा लिया गया है अब तक? उनसे पूछिए। जो खेती का प्रधान जो इलाका है, उनका ऊपर खूब जोर देना चाहिए उनको, उनसे विनती करता हूँ। तो मतलब अभी तक कोई प्रशासन का लोग, अभी तो कम से कम एक दिन गुजर चुका है, कल शाम को ये तूफान आया था, आंधी तूफान, अभी तक क्या प्रशासन के कोई भी लोग वहाँ नहीं पहुँचा है क्या? कोई एक बंदा सब नहीं पहुँचा है वहाँ का। उन्होंने उनसे कोई मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? हाँ, कोई उनका वहाँ का एक स्थानीय कोई नागरिक ने कहीं से फ़ोन नंबर लेके
हाँ वहाँ का कोई मतलब जानकार वाला आदमी ऑफिशियली उनको जानकारी लेने के लिए कोशिश किया कि मैडम ऐसा ऐसा बात है, लेडी था, तो मैडम ऐसा ऐसा बात है, तो वहाँ का हालात एक बार कम से कम आप देखिए, आदमी मतलब भूखा सोया है, आदमी मर जाएगा। हाँ तो वो बोले हैं कि हमारा डिब्रूगढ़ में एक खास करके एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, वहाँ से अगर हमारा समय हो पाएगा तो हम ज़रूर आएंगे, ऐसे बोले हैं। अभी इतना देरी हो गया, को सब भूखा है, प्यासा है आदमी का। वहाँ जो हम सुने हैं बात पर, हम यहाँ से दौड़ के चले गए हैं कि वहाँ हमारा माँ बाबूजी जो है, हमारा भाई बहन है, हमारा जो पिताजी है, उनका खेती बाड़ी का मेन बिलोंग करता है। तो वो घर में सुनने में आया है कि हमारा माँ हमको बोले कि आत्महत्या कर देगा। ये बहुत दुखजनक है। तो ये स्थिति में हम चल गए हैं, तो वहाँ पर और उसमें खाली आदमी अगर देखा गया तो आप लोगों का न्यूज़ का आदमी खाली देखा गया है और कोई नहीं है आदमी। ये बहुत दुखजनक है, बहुत दुखजनक है ये। तो रंजीत, आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने अपना जो हालत है गांव का वहाँ इन्होंने ब्यौरा दिया, किस तरीके का परिस्थिति है और किस तरीके का रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव का रवैया है इनके समस्याओं के प्रति। जो क्विक एक्शन होना चाहिए रंजीत, ग्राउंड में वो नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस है, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम चल ही रहा है और इसी को लेके ये कब कैसे गैप को इसको मेंटेन किया जाएगा, कैसे इसको जोड़ा जाएगा। प्रशासन को बड़ी बड़ी बातें किया जाता है कि प्रशासन को घर के सामने ले जाएंगे, डोर स्टेप्स में ले जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जी हाँ रिपुंज, तो रंजीत, और एक एस्पेक्ट है, आज लॉकडाउन यहाँ चल रहा है डिब्रूगढ़ में। हम लॉकडाउन के एस्पेक्ट पे जाएंगे। आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं रिपुंज। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं देख रहा हूँ एक पुलिस पर्सनल के साथ है आप। मेडिकल रास्ता तो কিছুমান আমি পুতেককে হেৰি কৰিব নোৱাৰো। हाँ बोलिए। जी हाँ, आप उनसे बातचीत कीजिएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हम स्टूडियो से जो आज डिब्रूगढ़ के जिन इलाकों में भारी तबाही हुई थी, हम त्वरित कोई मदद तो अपनी ओर से नहीं कर सकते, सरकार को समय लगेगा। लेकिन हमारे साथ आज आबकारी मंत्री के जो पीआरओ है, जनसंपर्क अधिकारी है, शैलेन पांडे हमारे साथ मौजूद है। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ के जो लोग हैं, कम से कम सैनिटाइजर उनको सैनिटाइजर की व्यवस्था आबकारी मंत्री के जो पीआरओ है वो कर देंगे। क्या कहेंगे आप? लोगों से लेना चाहेंगे, लोग लेना चाहेंगे, इसकी व्यवस्था क्विकली कर देंगे। सैनिटाइजर की बात कर रहा हूं। ये जरूर आप उसी विलेज को, हाँ ये स्टूडियो में एक बैठे हैं जो एक्साइज मिनिस्टर है, उनके पीआरओ, उनका ये कहना है कि गांव में अभी क्या मदद मिले वो तो बात की बात है, लेकिन वो तुरंत आप लोगों को सैनिटाइजर्स मुहैया कर सकते हैं। तो आप लोग क्या लेना चाहेंगे गांव के बिहाफ में? देखिए, मैं माननीय जो भी वहाँ पर बैठे हुए हैं उनको सैनिटाइजर से सर वहाँ पर काम नहीं चलने वाला। गांव का आदमी ऑलरेडी लॉकडाउन इतना अच्छा से पालन कर रहा है। वहाँ आपका प्रतिनिधि या तो कई आदमी जाने से वहाँ देखा जाएगा कि लॉकडाउन कैसे पालन हो रहा है। हम खुद जाके हमारा आंखों देखा हाल बता रहा हूँ सर। तो वहाँ पर इतना अच्छा से लॉकडाउन पालन किया जा रहा है, वहाँ से सैनिटाइजर से कुछ काम नहीं चलने वाला। जो गाँव में कुछ रहा ही नहीं, खाने के लिए नहीं है। तो रिपुंजर, मैंने ये बात इसलिए उठाई थी कि एक जो लोग मुश्किल में होते हैं, उनकी जो प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी पर ध्यान देना चाहिए। मैं इसीलिए ये बात उनके सामने रखा था कि वो क्या बोलेंगे। और जैसा कि हम सोच रहे थे, उन्होंने बोला कि उन्हें सैनिटाइजर की जरूरत नहीं है, अभी राहत की जरूरत है, क्योंकि उनके पास छत नहीं है, उनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है। और असम सरकार के जो विभागीय मंत्री है वो निश्चित तौर पर देख रहे होंगे। रवि जी क्या कहेंगे? निश्चित रूप से उनको अभी तुरंत खाने की ज़रूरत है, खाने के पैकेट की ज़रूरत है, चावल की ज़रूरत है और इस तरह की ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत है। क्योंकि जो जिस तरह का आंधी आया, जिस तरह का तूफान आया था वहाँ पर, और जिस ढंग से जो बर्बादी हुई, उसमें उनको फौरी राहत की ज़रूरत है। और वह राहत तभी हो पाएगा जब विभाग के अधिकारी जाकर सर्वेक्षण करेंगे कि कितनी तबाही हुई है। देखिए, अभी बातचीत चल रही थी कि लोग, आपने सवाल भी किया था कि पहले किसानों की हालत और आज किसानों की हालत में क्या अंतर है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि पहले की तुलना में इतने सारे विकास, इतनी सारी योजनाओं के बावजूद किसानों की स्थिति खराब हुई है।
किसानों की आर्थिक स्थिति ऐसी लड़खड़ाई है कि अब आज का जो युवा जनरेशन है वो बेंगलोर और चेन्नई में 8,000 10,000 के सिक्योरिटी की नौकरी करना पसंद कर रहा है। वो अपने पिताजी के साथ खेत में काम नहीं करना चाह रहा है। उसकी एक दूसरी वजह भी है कि डिग्निटी ऑफ वर्क हमारे इंडिया में नहीं है। एक इंडस्ट्री चलाने वाला आदमी, भले ही उसकी इंडस्ट्री की 5 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री होगी, वो आ जाए और 20 बीघा जमीन का मालिक किसान आ जाए, देखिए सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी? किसी भी सरकारी ऑफिस में जाएगा तो वो इंडस्ट्री के आदमी को फर्स्ट एंट्री मिलेगी। किसान को रोक दिया जाएगा कॉर्पोराई से, क्यूआई से, क्योंकि उसका लिबास नहीं है, वो साहब जैसा चीज़ों को नहीं पहनता है, उसका वो रुआब नहीं है। लेकिन वह किसान उससे ज़्यादा कैपिटल का मालिक है, उसके खेत की कीमत उससे ज़्यादा है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन देता है। और आज देख लीजिए ना, आज देश को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? आज पूरे देश को किसकी ज़रूरत है? किसानों की ज़रूरत है। और वह किसान आज भी अपने खेतों में करा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। किसानों की बदहाली के मैं संगीता, मैं आपके पास आऊँगा। रिपुंजय हमारे साथ जुड़े हैं। रिपुंजय, जिस तरह से वो आपके साथ जो व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है तूफान की वजह से, उसने एक बहुत ही मार्मिक बात कही है कि उसकी मां ने आत्महत्या तक की सोच ली है। अब इसके बाद भी अगर सरकार प्रशासन नहीं जागती है तो क्या कहेंगे? क्योंकि मेरे पास अब सब नहीं आ रहे हैं। और पिछले 4-5 दिनों में डिब्रूगढ़ से ही जिस तरह की तस्वीरें आई है, जो थोड़ा बहुत राहत सामग्री बांटा जा रहा है, आर्थिक सहायता दी जाए, उसमें भी धांधली हो रही है। क्या कहेंगे रिपुंजय? आखिरी टिप्पणी कीजिए, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। जी हाँ रंजीत, ये तो हमने जमीनी हकीकत दिखा दिया। द पिक्चर स्पीक्स ऑफ इटसेल्फ, ऐसा कहा जाता है। हमने कोई जाके वहाँ किसी से कुछ खास तरीके से कोई बातचीत भी नहीं की थी। केवल हमारा टीम को देख के, नॉर्थ ईस्ट लाइव की टीम को देख के, वहीं पे जो लोग आके उमड़ पड़े थे अपने अपने शिकायतों के वो जो गुहार लगा रहे थे, उसी समय वहाँ के वार्ड मेंबर भी आए और किस तरीके की परिस्थिति हुई आप सभी जानते हैं। तो रंजीत, मैं ये बात कहना चाहूँगा, एक एडिशनल पॉइंट है, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट लाइव के न्यूज़ का इम्पैक्ट ही आप कह सकते हैं कि आज हमें एक सूचना मिली है। आज डिब्रूगढ़ डीसी ने नॉर्थ ईस्ट लाइव के न्यूज़ के ऊपर कार्रवाई करते हुए डिब्रूगढ़ के एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को पलटन बाजार भेजा है, जो कि वार्ड नंबर 22 है। और यहाँ में 6 फेयर प्राइस शॉप ओनर है, उनसे एक अर्जेंट मीटिंग करने को कहा है। वो शाम को 6 बजे होगा और उनसे ये पूरा तथ्य लेने की बात है कि किस किस लोगों को मिल रहा है, किस किस लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है, जैसे कि न्यूज़ में दिखाया हमने। तो ये एक आप नॉर्थ ईस्ट लाइव का इम्पैक्ट बिल्कुल इम्पैक्ट कहेंगे। और रिपुंजय, मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो तूफान पीड़ित इलाका था, वहाँ के लोगों की स्थिति देखी है। भले ही प्रशासन और सरकार के लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन आप डिब्रूगढ़ के जो प्रशासनिक अधिकारी है, डीसी है, उनके संपर्क में रहते हैं। कम से कम आप अपनी ओर से उनको सूचित कीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट लाइव की ओर से। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तूफान की वजह से देखिए आप किस तरह की स्थिति उत्पन्न आई थी, किस तरह के नज़ारे हमें देखने के लिए मिले। किसान के पास होता क्या है? ताम झाम कुछ नहीं होता है। धरती माँ से जो कुछ होता है और जो उगा सकते हैं उसको लेते हैं, लेकिन आज भी वो स्थिति बेहतर नहीं है। और एक चीज है, सरकार कहती है फसल बीमा की बात, कि फसल बीमा हो जाए, आप तांबुल के पेड़ का बीमा करा लीजिए, आम के पेड़ का बीमा करा लीजिए। और लेकिन कृषि के क्षेत्र में इस तरह से बीमा कराना संभव नहीं हो पाता है किसानों का। एक अगर इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री का जो पूरा एसेट है वो कैलकुलेटेड है, तो उसके आधार पर उसका बीमा हो जाता है। अगर उसमें आग लग गई, कुछ हो गया, तो वो क्लेम हो जाता है। लेकिन फसल बीमा में इतना आसान होता नहीं है। किसानों ने फसल बीमा कराया है, अब वो जो सर्वेयर है वो बोलेगा धान की फसल अच्छी नहीं थी, आधा धान ठीक नहीं था, इसका प्रोडक्शन इतना, तो जो उसका जो घाटा है, मतलब जो सिस्टम है उसको सुगम बनाना पड़ेगा, उसको सुगम बनाना पड़ेगा। हम नुकसान को ना झेल रहे हैं, इसके लिए एक सिस्टम को सुगम बनाना होगा, आसान बनाना होगा। हमारे साथ सिलचर से हमारे सहयोगी विक्रम सरकार जुड़ चुके हैं। विक्रम,
असम में अगर बात करें तो आंधी तूफान ब्रह्मपुत्र घाटी में जो है आंधी तूफान की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा है और किसान तो बेहाल है ही। सरकार तमाम वादे कर रही है, घोषणाएं कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर उन तक चीजें नहीं पहुंच पा रही है। बराक घाटी में किसानों की स्थिति इस वक्त कैसी है? हाँ रंजीत, ये पूरे असम की कहानी है, सिर्फ ब्रह्मपुत्र वैली या बराक वैली नहीं, पूरे एंटायर असम की ये कहानी है, जहां हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी हर एक दिन के अंतराल के बाद यहाँ पे तूफान आ रही है, बारिश हो रही है और जो छोटे मोटे किसान हैं जो अपनी खेती, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैक्सिमम लोगों को घर में रहने के लिए निर्देश दिया गया है, वो लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जो मेनली किसान हैं वो अपनी खेती में नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन जब थोड़ी सहूलियत उनको मिल गई है 21 तारीख के बाद से लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी खेती बाड़ी उसे उपजाऊ बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये 2020 का जो ये साल आया है एक मुश्किल का साल है, एक बहुत बड़ी परीक्षा से जूझ रहे हैं लोग और साथ में सरकार भी। और ऐसा लग रहा है जैसे लोग अच्छी तरह से स्टेबल नहीं हो पा रहे, क्योंकि एक तरफ जहां पे कोरोना महामारी से लड़ रही है, वहीं पे अभी जो चल रहा है 1-1.5 हफ्ते से ये तूफानों के चक्कर में अभी किसान जो है वो लोग पूरी तरह उनकी खेती है जो धीरे धीरे अभी जैसे फ्लड का भी मौसम आने वाला है, बहुत ही खराब हालत है उनकी भी बहुत सारे जगह से। क्योंकि हम लोग जब न्यूज करते हैं बहुत सारे लोग बोलते तो हैं हमसे, अपनी दुख शेयर तो करते हैं, लेकिन सामने नहीं आते, डरते हैं कि कोई उनके ऊपर जो अधिकारी है या ऊपर लेवल के कोई लोग उनको प्रेशर ना दे। लेकिन वही हालत है जो ब्रह्मपुत्र वैली की है रंजीत। यहाँ पे भी जो खेती बाड़ी है वो पूरी बर्बाद हो चुकी है, जो थोड़ा बहुत उन्होंने उगाया था। रंजीत जी हाँ, बिल्कुल स्थिति अच्छी नहीं है। एक तो कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन लगभग 1 महीने हो चुके हैं और ये आगे भी चलेगा। विक्रम, समय की कमी है, मैं आपसे आखिरी सवाल करता हूँ, संक्षेप में बताइएगा। कृषि मंत्री जो है कृषि विभाग बार बार कह रही है कि फसलों को खरीदा जाएगा, उनके जो उत्पाद है उसको खरीदा जाएगा, क्या ऐसा वहाँ पे दिख रहा है आपको? जमीनी स्तर पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है रंजीत। हालांकि जो अब बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं वो आते आते ऊपर तक ही रह जाते हैं, जमीनी स्तर पे कोई काम हम लोग को अभी तक दिखाई जी हाँ, नहीं दिया बिल्कुल है। जमीनी स्तर पर कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। थोड़ा बहुत जो दिखा है वो थोड़ा बहुत ने बहुत अच्छे से जो दिखा है वो है स्वास्थ्य विभाग का काम, आबकारी विभाग का काम ही दिखा है हमें। बाकी विभाग से तो हमें कुछ अभी तक होम विभाग का, पुलिस और ये जी हाँ, प्रशासनिक अधिकारियों ने गृह विभाग की बात करें तो पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो हमें सड़क पे दिख रहा है, मतलब ओपनली दिख रहा है। ये इस वक्त हम ईटानगर की ओर रुख करेंगे। इंदु चुकू हमारे साथ जुड़ चुकी है। इंदु, असम में पिछले कई दिनों से आंधी तूफान जो है स्टॉर्म की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, और अरुणाचल प्रदेश में कैसी स्थिति है, खासकर अगर खेती बाड़ी की बात करें तो क्या नुकसान की खबर है? जी बिल्कुल रंजीत, इस बार अभी तक ऐसे कोई ऑफिशियली हमें नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन इस वक्त जहाँ पे मैं हूँ ईटानगर में, आंधी तूफान की बात कहें तो 2-3 दिन से काफ़ी बरसात होने का कारण, क्योंकि यहाँ भी जब जियोग्राफिकली भी यहाँ ज़्यादा बारिश भी पड़ते और मॉनसून का भी सीज़न हो गया है। अभी अप्रैल है तो अप्रैल मई में शुरू अभी धीरे धीरे बरसात भी इंदु, आप होने लग मुझे गए। तो आखिरी इसमें सवाल अभी कर तक रहा हूं मैं, जैसे आप मैंने मुझे कहा कि बताइए कि officially वहाँ से जो वेजिटेबल्स ग्रोअर्स थे, क्या उनसे सरकार उनका प्रोडक्ट खरीद रही है या नहीं खरीद रही है? हाँ या ना में जवाब दे सकती है आप। जी आप खरीद रहे, बिल्कुल खरीद रहे, और वो लोग भी वहाँ अपना जो परमिट लेके डिप्टी कमिश्नर से, अपने कंसर्न डीसी से परमिट लेके, अपने गांव से आके डिस्ट्रिक्ट से भी आके यहाँ पे कैपिटल में और अलग अलग जगह में भी लोकल वेजिटेबल्स सेल कर रहे हैं और परमिट भी दे रहे हैं। जी, और कोविड-19 को लेकर वहाँ पे जो तैयारियाँ थी बहुत अच्छी थी, तो अभी कोई नया केस तो वहाँ पे नहीं आया है। क्या कोई बाहर से आया है जिसको क्वारंटीन में रखा गया संक्षिप्त में? हाल ही में एक न्यूज़ बहुत कंट्रोवर्सी में था, जहाँ पे SP0 को एस्कॉर्ट करने के लिए 2 ड्राइवर्स और एक उनका
PSO था, तो उस वो ज़्यादा कंट्रोवर्सी में था। और एक यहाँ पे हाई प्रोफाइल केस एक था जहाँ पे सेक्रेटरी हेल्थ का भी सेम केस था, जहाँ एक JEE इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर का वाइफ भी इमरजेंसी केस में उनको भी जाना था उत्तर प्रदेश। तो ये अभी कुल मिला के एज पर द रिपोर्ट 5 लोग जो हाल ही में 2 दिन पहले गया दिल्ली और उत्तर प्रदेश, तो वो लोग अभी फिलहाल क्वारंटाइन में है। तो इसको लेके काफ़ी हलचल हुआ और काफ़ी ऐसे भी कहना था कि बिल्कुल लोग बिल्कुल। हाई सरकार प्रोफाइल केस मतलब और सरकार जो है डॉक्टर आपके पूरी नजर कहना बनाए था हुए कि, है और cooperate किसानों नहीं के कर रहे। फसल को जी। भी खरीद रही है। इंदु, हमारे पास समय की कमी है, इसलिए आपको आज जल्दी छोड़ रहा हूं मैं, आगे आपसे जरूर जुड़ूंगा। हमारे पास समय की कमी है। रवि जी, हमारे ही असम के ही पड़ोसी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ सरकार ने तंत्र विकसित कर लिया है। वहाँ पे जो उत्पादक है उनसे सामान खरीदा जा रहा है, उनको लाइसेंस दिया गया है, उनको कागजात दिया गया है, वो शहर में आके बेच पा रहे हैं। असम में क्यों नहीं हो पाया? यही तो दुर्भाग्य है ना। जरूरत है, माने जो उत्पाद है, जो सब्जियां वगैरह है वो उपलब्ध है और लोगों को उसकी जरूरत नहीं है, माने सप्लाई भी है और डिमांड भी है। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के कारण वो चीज़ें जगह पर नहीं पहुंच पाई। ये काम किसका है? ये काम कृषि विभाग का है, ये काम जिला प्रशासन का है कि उनको आप एक परमिट दीजिए भाई, वो अपने इलाके से निकलकर दूसरे इलाके बाजार में या जा दूसरे इलाके में जा सके। नहीं, इसमें किसान तड़पड़ाता रह गया, उसकी फसलें बर्बाद हो गई, उसको परमिशन नहीं मिली। मैं 1 मिनट लेता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कि हम 30 लोग का, सेकंड। हमारा मंत्री का ही फिशरी डिपार्टमेंट में है और फिशरी डिपार्टमेंट ने कल तक 9 करोड़ रुपए का मछली, वो भी असली मछली, लोकल मछली जो है, 9 करोड़ रुपए का मछली पूरे होम डिलीवरी किया है और सेल पॉइंट लगाया है पूरा असम में। लेकिन उसमें हम लोग क्या किया है, जो रेड जोन एरिया है उसमें से हम मछली लेना बंद कर दिया है, उससे हम नहीं लेते हैं। लेकिन जो ग्रीन जोन एरिया है वहाँ से हम जो कल्टीवेटर है, फिश कल्टीवेट करते हैं, वहाँ से लेकर के हम लोग बहुत ही कम दाम जी हाँ, में मैं पब्लिक पहले ही को बता घर रहा घर हूँ। पहुँचा रहा जी हाँ, है। बिल्कुल, ये ये फिशरी अच्छा- डिपार्टमेंट कर रहा है, जो प्रोटीन का काम कर रहा है वो कर रहा है। जी हाँ, फिशरी डिपार्टमेंट कर रहा है। संगीता जी, आखिरी 30 सेकेंड, लोगों को क्या संदेश देगी? 1 महीना होने को है लॉकडाउन का, सरकारी दिशा निर्देशों का तो पालन करना ही होगा। बिल्कुल। और किस तरह की तैयारी के साथ और आगे की तैयारी करनी एक चीज़ मैं होगी? बताना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग तूफान के बारे में बात कर रहे थे, तो एज अ साइकेट्रिस्ट बताना चाहूँगी कि डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आती है। हमेशा डिजास्टर मैनेजमेंट में हम लोग शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के बारे में बोलते हैं। और शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट में हमेशा इंसान की, लोगों की बेसिक नीड्स के बारे में सरकार को या किसी को भी ख्याल रखना होता है। बेसिक नीड्स मतलब खाना और छत, शेल्टर एंड फूड। तो अगर शेल्टर एंड फूड नहीं मिलेंगे तो इंसान डिप्रेशन में जाएगा, वो कोप नहीं कर पाएगा और हो सकता है सुइसाइड करे, आत्महत्या करे। और क्योंकि अभी कुछ दिन बाकी है लॉकडाउन की, हम लोग अभी तक तो अच्छी तरीके से लॉकडाउन मान के चल रहे हैं, तो और भी मानिए, धीरज रखिए और बोलते हैं पेशेंस और परसिवियरेंस के वजह से काफी हद तक हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। और सभी को धीरज रखना हार होगा। मत मानिए, हार नहीं मानना है। और संगीता दत्त बता कोविड-19 रही को है हमें हराना कि है। हार नहीं माननी है, धीरज धरना है। लेकिन कब तक? क्योंकि अगर सरकार भूखे लोगों को, तकलीफ में रहे लोगों को सुविधाएं प्रदान नहीं करती है, आपदा तो आती रहेंगी, लेकिन सरकार को यह भरोसा दिलाना होगा कि आपके लिए हम हैं, आपने हमें बनाया है तो हम आपके लिए है। मुद्दा में इतना ही, धन्यवाद।